अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पाकिस्तान बर्ड्स एंड एनिमल गैलरी। मैं हूं फैसल सलीम। जैसे कि आपको पता है कि फार्मिंग के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जर्मन शेफर्ड कैनल के हवाले से आज हम आपको बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। बहुत ही सीनियर पर्सन के साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि चौधरी अमजद साहब का मैंने आपको कैनल विज़िट करवाया था, आज उसी कैनल के ऊपर मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है शाहिद सरफराज एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, इधर हमें मिल गए हैं। बहुत ही सीनियर पर्सन है, अमजद साहब के उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं। इन्होंने इनको शौक़ शुरू करवाया है। इनसे आज खसूसी इन्फॉर्मेशन लेंगे जर्मन शेफर्ड के बारे में कि जर्मन शेफर्ड असल में जर्मन शेफर्ड किसको कहते हैं, पडिगर नॉन पडिगर में क्या फ़र्क है, और जर्मन शेफर्ड मार्केट में पाकिस्तान में किस तरह अवेलेबल है और किस तरह हम इनको हासिल कर सकते हैं और किस तरह हम इनको घर में रख के ट्रेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से। के हवाले से शौक शिकार के हवाले से हमें यह भी खुशी है कि ये जानवरों के हवाले से जर्मन शेफर्ड को हो गया, दूसरे डॉग्स को हो गया, उसको प्रमोट कर रहे हैं। आज इनसे हम जर्मन शेफर्ड के हवाले से खसूसी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा कि जो मेन सवाल लोगों के जहन में है कि पडिगर और नॉन पडिगर में कौन सा फ़र्क है? जो डिफरेंस है बिटवीन पेडिग्री और नॉन पेडिग्री वो ये है कि पेडिग्री डॉग में आपको उसकी जनरेशन्स का पता होता है, आपको उसकी ब्लड लाइन का पता होता है, आपको पता होता है कि उसका बाप क्या कौन सा है, उसकी माँ कौन सी है, उस दादा दादी नाना नानी उसकी सारी ब्लड लाइन का आपको पता होता है। और आप एक इस कॉन्फिडेंस के साथ वो कुत्ता रख सकते हो कि आपको इसका सारा जनरेशन्स का पता है, इसलिए ये भी एक अच्छे ब्लड को कैरी कर रहा है और आप उसको आगे रख के अपना शौक़ अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बुनियादी मकसद तो ये शौक़ पूरा करना ही है ना। तो जब आप अच्छा एक पेट लेके आते हो, जर्मन शेफर्ड बच्चा लेके आते हो, तो उसमें आपको सबसे जो बुनियादी ज़रूरत है जिस चीज़ को देखना है वो उसकी ब्लड लाइन ही मैटर करती है कि उसके पीछे उसका खून कैसा है, उसकी पेडिग्री क्या कह रही है। सही है। और जो नॉन पेडिग्री होता है उसमें आप बाज़-औक़ात आपको माँ बाप का नहीं पता होता, बाज़-औक़ात क्योंकि अगर आपने पेडिग्री कुत्ते रखे हुए हैं और आप उनका प्री मैच्योर लीटर ले लेते हैं, वक्त से पहले उनमें से लीटर ले लेते हैं, तो उनमें से भी नॉन पेडिग्री पपीज़ आ सकते हैं। क्योंकि बच्चों को पेडिग्री करवाने के लिए भी एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। जब आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो बच्चा पेडिग्री होता है। सही है। पेडिग्री माँ बाप रख लेने से बच्चा पेडिग्री नहीं हो जाता जब तक उसके माँ बाप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करते जो ब्रीडिंग के लिए WSV ने अलाउ किए हुए हैं। जब वो उस स्टैंडर्ड को जो इंटरनेशनली सारी दुनिया अडॉप्ट करती है, जब आप उनको फॉलो करते हैं तो फिर ही बच्चा आगे भी पेडिग्री होता है। अब आ जाते हैं नॉन पेडिग्री की तरफ। नॉन पेडिग्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें समटाइम्स आपको उसके माँ बाप का पता नहीं होता और मार्केट में हर बंदा इस कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा होता है कि मैंने शौक़ ही पूरा करना है, मुझे ज़रा सस्ता बच्चा मिल जाएगा। और वो सस्ता बच्चा लेने के चक्करों में वो बाज़ ऐसे लोगों से मिल लेता है जो उसको सस्ता बच्चा देने के लालच में उसके शौक़ के साथ खेल जाते हैं। ऐसे ही हर चीज़ की एक मार्केट वैल्यू होती है। अगर आपको वो मार्केट वैल्यू से कम की मिले तो ज़ाहिरी बात है या तो उस चीज़ में कोई फ़ॉल्ट होगा या वो चोरी की होगी। सही होगा। ठीक है ना। कोई भी चीज़, आप मोबाइल है आपका, आप अगर मार्केट में उसकी 20,000 कीमत है तो आप अपने किसी दोस्त को भी ना वो 15,000 का नहीं दोगे। ऐसे ठीक है ना। आप कोशिश करोगे कि उतने में बिके। इसी तरह यही हालात जर्मन शेफर्ड्स के बच्चों का भी होता है कि उनकी ख़ास क्वालिटी की ख़ास उसकी प्राइस है। आप उस प्राइस को मेंटेन करो
आप वो बच्चा ख़रीदो, अपना शौक़ अच्छे तरीके से पूरा कर लो। ये डिपेंड करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो अमल आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपने बच्चा लेना किधर से है। हमेशा बच्चा एक वेल नॉन ब्रीडर से लें, सही है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है कि वो अच्छी ब्रीडिंग करवा रहा है, जिसका ये रिकॉर्ड बता रहा है, माजी उसका बता रहा हो कि वो बच्चे अच्छे पालता है, उनकी वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट होती हैं, ताकि जो भी नया शौकीन इस शौक़ में आए उसका शौक़ अच्छी तरह से परवान चढ़ सके। कि अमजद भाई के पास पेडिग्री डॉग मौजूद हैं, इसकी क्वालिटी आपको चेक करवाते हैं ताकि आपको ना हो जाए कि पेडिग्री और नॉन पेडिग्री में क्या फ़र्क है। ये बॉस इसके बारे में बताएं ज़रा थोड़ा सा। ज़ाहरी तौर पर देखने में तो सारी चीज़ें बहुत सिमिलर सी लगती हैं, वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बड़ा बारीक बीनी का काम है, वो आम आदमी उस तरह उसको नहीं चेक कर सकता। मिसाल के तौर पर अंजू भाई खड़ा हो सकता है कुत्ता। अब ये एक वेल नॉन डॉग है पाकिस्तान का, मैडॉक्स इसका नाम है, इंपोर्टेड है ये। SG1 का टाइटल है इसके पास, VA का टाइटल है इसके पास। जर्मन शेफर्ड की एक ख़ास लुक होती है जो ये दे रहा है। अब इसकी पेडिग्री मैंने आपको पता है कि पेडिग्री एक डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको ब्लड लाइन का सारा बता रहा है। इसका बाप भी वर्ल्ड चैम्पियन VA है, इसका दादा भी VA है और इसका परदादा भी VA है। सही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का कुत्ता है। ऐसे डॉग्स आपकी ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके पास अच्छे बच्चे आने के लिए आपके पास पता होता है कि यार ये कुत्ता जनरेशन टू जनरेशन इतने स्ट्रॉन्ग ब्लड को कैरी कर रहा है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी वर्ल्ड रैंकिंग के कुत्ते हैं, वो भी VAs हैं। तो ओबियसली ये उनके अगर उन जैसा ना भी प्रोड्यूस करेगा तो उनके आसपास तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर देगा ना। अगर 50% भी अगर आप प्रोड्यूस कर दे तो आपको क्वालिटी का वो लेवल मिल जाएगा कि आपका शौक़ परवान चढ़ना शुरू होगा। अब ख़ास तौर पे जब आपने एक जर्मन शेफर्ड को देखना है तो जर्मन शेफर्ड के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं टेक्निकली आपको उसका 2-3 चीज़ें उसकी समझाने लगा हूँ कि आपने एक कुत्ते जो जर्मन शेफर्ड डॉग है उसकी एक हाइट की ख़ास लिमिट है, वो ओवर हाइट नहीं होना चाहिए। अब ये कुत्ता 65 सेंटीमीटर का डॉग है, सही हो गया। आप अगर 68 सेंटीमीटर का कुत्ता होगा या वो 60 सेंटीमीटर से नीचे का होगा, इस एज में, इस उम्र में जब वो एक अडल्ट मेल की शक्ल अख्तियार कर चुका है तो वो उन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करेगा जो पेडिग्री कुत्ते के प्रोड्यूस करने के लिए फ़र्दर ज़रूरी हैं। सही है। आँखों का कलर होता है कुत्ते का कि उसका आँखों का कलर कैसा है। देखें कुत्ते की आंखें देखें आपको, ये अंगूरी आँख नहीं है, ये पीली आँख नहीं है, ये आलमंड कलर्स की आइज़ हैं। सही हो गया, ठीक है ना। ये टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कुत्ता लेना है तो आप कोशिश करेंगे उसकी आंखें अच्छी हों। अब आप उसके आके साइड प्रोपोर्शंस देखें। हम जो विदर्स दिखाने मैंने विदर्स वो विदर्स है कुत्ते का। ये जो पोर्शन है सारा ये इसको विदर्स कहते हैं। सही हो गया। इस पोर्शन को उसमें अपर आर्म है और उसका शोल्डर ब्लेड आ जाता है, उसका एक ख़ास एंगल है। उसके बाद कुत्ते की इतनी ना खींचे टांग, इतनी टांग ना खींचे। माइक पास भैया सीधा रखना। ये टॉप लाइन है कुत्ते की, ये भी ख़ास एंगल पर होनी चाहिए। अगर बाज़ कुत्ते लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जर्मन शेफर्ड पीछे से बहुत ज़्यादा गिरा होता है, वो जहाज़ की तरह का होता है, इस तरह नहीं होता। इसका एक ख़ास एंगल है। अगर वो बहुत ज़्यादा उस कुत्ते के अंदर टॉप लाइन उसकी ख़राब है तो बाद में उसको वो चलने में प्रॉब्लम्स करेगी, उसके फ्यूचर में और बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स आएंगे। सही हो गया। ठीक है। फिर उसकी टेल का एक ख़ास एंगल है कि टेल के ऊपर जोड़ नहीं है। ये अच्छे कुत्ते की मैं आपको छोटी छोटी पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो बहुत बारीकियों वाले पॉइंट्स हैं। आप साइड से आगे आप देखें इसको, आपको इसके पिछली टांगें बैठ के पिछली टांगें आपको नज़र आ रही हैं कि किस तरह इसके स्ट्रेट हुक्स हैं। बिल्कुल इसकी पिछली टांगें सीधी हैं, ठीक है ना, जुड़ी हुई नहीं है पीछे से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे ज़ाहिरी बात है, ये जिन खसूसियात का ख़ुद मालिक है अपने बच्चों में भी वही खसूसियात लेके आएगा। तो इसीलिए पेडिग्री जब आप कुत्ता लेते हैं, पेडिग्री जानवर लेते हैं, आपको उसकी सारी ब्लड लाइन का पता होता है, आपको पता होता है कि वो इन्हीं खसूसियात को लेके आगे को चलेगा। सही हो गया। अच्छा थोड़ी सी बात करनी है फ़ीमेल के ऊपर। फ़ीमेल की क्वालिटी भी आप थोड़ी सी दिखा दें ज़रा दोस्तों को।
पेडिग्री फीमेल आ गई है जी अमजद भाई की। पेडिग्री फीमेल की क्वालिटी के बारे में आपको बताएंगे भाई। जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है जिसके बारे में सब कुछ सारे स्टैंडर्ड्स ना किताबों में लिख दिए गए हैं। मेल किस तरह का होना चाहिए, मेल की क्या हाइट होनी चाहिए, फ़ीमेल किस तरह की होनी चाहिए, फ़ीमेल की क्या हाइट। सर मेरा इधर सवाल है, एक मेरे जहन में आ गया कि जर्मन शेफर्ड लोग कहते हैं यार बड़ा होना चाहिए खौफनाक तरीके से, उसको आप क्या कहते हैं? जर्मन शेफर्ड की असल में स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए? जो मेल है उसकी स्टैंडर्ड हाइट है 65 सेंटीमीटर। सही हो गया। 60 से 65 सेंटीमीटर। ये एज के हिसाब से सारा होता है। मैं अडल्ट कुत्ते की बात बता रहा हूँ आपको। वो 66.5 सेंटीमीटर तक एक्सेप्टेबल है। उससे बड़ा जो कुत्ता होता है वो पिनलाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो उन स्टैंडर्ड्स से जो बुक्स में जर्मन शेफर्ड के दिए हुए हैं उनसे पीछे जाना शुरू हो जाता है। सही है। इसी तरह फ़ीमेल्स हैं, फ़ीमेल्स की हाइट होती है 55 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक। सही है। इंचज़ में ये लगा लें 22 से 24 इंच तक। ठीक हो गया ना। तो इससे ऊंची जो यानी कि अगर 61.5 सेंटीमीटर तक फ़ीमेल एक्सेप्टेबल है, इवन 62 सेंटीमीटर तक, लेकिन उसके बाद वो पिनलाइज होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कोई दोस्त आके कहता है कि मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड फ़ीमेल है और वो 64 सेंटीमीटर की है, तो ऐसी कुत्ती के बच्चे लेने की बजाय आप ऐसी कुत्ती के बच्चे लें जो उस स्टैंडर्ड को पूरा करती है जो उस ब्रीड के लिए मखसूस किए गए हैं। सही हो। ताकि वो जो जानवर आप पाल लें वो अपनी ब्रीड की सही तरह नुमाइंदगी कर सके। सही हो गया। जर्मन शेफर्ड जो फीमेल है, एक साल में कितनी दफ़ा उससे हम बच्चे ले सकते हैं? जर्मन शेफर्ड फीमेल का अगर सर्कल बिल्कुल ठीक है हीट पर आने का और सारे मामलात बिल्कुल ठीक हैं तो वो 2 सालों में 3 दफ़ा आपको लीटर दे सकती है। एक हेल्दी फ़ीमेल जिसके आप तमाम लवाज़मात पूरे करें और उसकी प्रॉपर निगरानी करें, उसकी प्रॉपर केयर करें, तो आप उससे साल में 3 दफ़ा लीटर ले सकते, 2 साल में 3 दफ़ा लीटर ले सकते। ठीक होगा। मेन इशू है हमारे इधर पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि हम बच्चा ले लेते हैं, वो कॉस्टली भी कम होगा, उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, उसको हम ट्रेन कर लेंगे अपने हवाले से। जर्मन शेफर्ड का बच्चा ख़रीदते वक्त आपने कौन सी क्वालिटी अपने जहन में रखनी है? मैंने एक आम सी मिसाल, जो भी मेरा दोस्त न्यू कमर आता है ना, मैं उसे एक आम सी मिसाल देता होता हूँ कि तुमने 70 मोटरसाइकिल लेनी है तो तुम होंडा क्यों ले रहे हो? तुम सस्ती ले लो, तुम चाइना क्यों ले लो? तो कहता नहीं मैंने अच्छी चीज़ लेनी है, मैं अच्छी चीज़ के पैसे खर्चूँगा, तो मैं होंडा की। सेम इसी तरह कुत्तों के ऊपर आप आते हैं। मैंने आपको बताया कि इस शौक़ को, इस हॉबी को तबाह करने वाला तबका भी इसी हॉबी में मौजूद है। कैसे? हम लोग लालच में आकर न्यू कमर्स, ख़ास तौर पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों को, क्योंकि जब बंदा 2-3 साल उस हॉबी में गुजार लेता है तो उसको पता लग जाता है। न्यू कमर्स को मैं बड़ा इजीली, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि एक अच्छा नॉन पेडिग्री बच्चा 35,000 से कम आपको कोई नहीं देगा अगर आप मार्केट से लेने जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि जो बंदा आपको 35 से 45 हज़ार के दरमियान एक अच्छा बच्चा कह के दे रहा है वो वाकई उस वर्थ और उस वैल्यू का है जितने पैसे वो आपसे चार्ज कर रहा है। सही है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी डीलर की बजाय आप डायरेक्ट ब्रीडर के घर से कुत्ता लें जो ब्रीडिंग करवा रहा है, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है कि वो अच्छे कुत्ते देता है, वो कुत्ते देते वक्त 2 नंबरी नहीं करता, और जब वो बच्चा देता है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी देता है कि बच्चा इस तरह पालना है। सही हो गया। एक फ़ीमेल पेडिग्री फ़ीमेल या नॉन पेडिग्री फ़ीमेल कितने अरसे के बाद हीट पे आती है फर्स्ट टाइम? देखें जी, वो पेडिग्री है या नॉन पेडिग्री, वो है तो जर्मन शेफर्ड ही ना। इसलिए पेडिग्री होने से या नॉन पेडिग्री होने से उनके हीट सर्कल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया ना। क्वालिटी, ब्लड तो सेम ही है ना। सही है। बाकी मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि एक फ़ीमेल साल में कम से कम 2 दफ़ा हीट पर आ जाती है। जब वो फर्स्ट टाइम कितनी उम्र में होती है वो? फर्स्ट टाइम के लिए 7.5 माह से लेके 13 महीने के दरमियान वो किसी वक्त भी हीट पर आ सकती है। लेकिन इतनी छोटी एज में उसको मेट नहीं करवाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। मैं ये चाहे किसी भाई ने मेरे ने नॉन पेडिग्री फ़ीमेल भी रखी हुई है ना, और इस मकसद के लिए ली है कि ये मैं बच्ची पालूँगा और मैं इसके बच्चे लूँगा और मैं आगे सेल करूँगा, तो उसको भी मेरा यही मशवरा है कि अगर उसने फ़ीमेल ली है और वो 12 महीने से पहले हीट पर आ गई है तो उसकी वो हीट मिस करवा दे। हाँ, 12-13 महीने के बाद अगर वो फिज़िकली उसकी अपीयरेंस बड़ी कुत्तियों वाली हो गई है तो वो रिस्क ले ले, लेकिन फिर भी मैं उसे मना करूँगा कि 15 महीने से पहले वो नॉन पेडिग्री लीटर के लिए भी फ़ीमेल को मेट मत करवाएं। सही हो गया। अच्छा, सबसे मेन पॉइंट हमारा फूड है।
जर्मन शेफर्ड का असल में फ़ूड कौन सा यूज़ करवाना चाहिए? बेसिकली ये जो कुत्ते हैं इनकी बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियत प्रोटीन है। आपने इनको जो भी फूड देनी है उसमें आपने प्रोटीन की रेशो सेट रखनी है। फिर जिस तरह हम इंसान हैं, हम हर मौसम में अलहदा ग़िज़ा खाते हैं, इसी तरह ये जानवर हैं, इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात, इनकी जिस्मानी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ही आपने पूरी करनी है। आपको पता होना चाहिए इस वक्त गर्मियाँ स्टार्ट हैं, गर्मियों में मैंने कौन सा डाइट प्लान लेके चलना है। मेरी फ़ीमेल अभी छोटी है, इसको कौन सी फूड चाहिए। मेरी फ़ीमेल बड़ी हो गई है, इसको कौन सी फूड चाहिए। मेरी फ़ीमेल अब हीट पर आ गई है, मेट होने लगी है, इसको कौन सी प्लान चाहिए डाइट का। बच्चे देने लगी है, उसको अलहदा डाइट प्लान होगा। बच्चे दे के हटेगी, उसका अलहदा डाइट प्लान होगा। मुख्तलिफ़ एज के फेजेज़ हैं, उस हिसाब से उसका डाइट प्लान अलहदा हो जाएगा। 20 दिन से 6 माह तक के बच्चे को कौन सी डाइट प्लान रखना चाहिए? 20 दिन का जो बच्चा है, या दूध के बाद अगर आपने इसको डाइट शुरू करा, कम से कम बच्चों को 30 डेज़ तक अपनी माँ के साथ दूध ज़रूर पीने दें। ठीक होगा। 30 दिनों के बाद, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी भाई को मेरी बात से इतराज़ भी हो, लेकिन 30 दिनों के बाद आप बच्चों को माँ के दूध से अलहदा कर दें, क्योंकि उनके दांत निकलना शुरू हो चुके होते हैं। वो फिर जब बाइट करते हैं, फिर जब वो मिल्किंग करते हैं अपनी माँ से, तो वो फिर ना उसके निपल्स को ख़राब कर देते हैं। इसलिए जब बच्चे 18 दिनों के हो जाएं तो उनको आहिस्ता आहिस्ता आप सीरिलैक देना शुरू कर दें। 2-3 दिन तक सीरिलैक दें। उसके बाद जब उनका मैदा ज़रा यूज़ टू हो जाए तो फिर उनको आप किसी भी अच्छी कंपनी का डॉग फूड स्टार्ट करवाएं, स्टार्टर जो उनके बेबीज़ के लिए होता है। आप उनको स्टार्टर शुरू करवाएं और उनको 2 महीने तक मिनिमम आप उनको वो स्टार्टर दें। सर मेरा मेन सवाल ये है कि जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि डॉग के लिए जर्मन शेफर्ड ही क्यों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने डॉग के लिए जर्मन शेफर्ड ही डॉग रखना है तो जर्मन शेफर्ड ही क्यों रखना है? मैंने ज़िंदगी में मैंने ऑलमोस्ट 18-19 ब्रीडें मैंने घर में रखी, पाली हैं। ये एक ऐसा कुत्ता है जिसमें तकरीबन सारी ख़ुसूसियात मौजूद हैं। ये देखने में खूबसूरत भी है, ये गार्ड डॉग भी है, ये लॉयल भी है, समझदार भी है, इंटेलिजेंट भी है। फिर हर बंदे की अपनी मैंने आपको बताया, हर बंदे का अपना शौक़ है। जो दोस्त ग्रे हाउंड्स का शौक़ करते हैं उनके लिए ग्रे हाउंड्स बहुत अच्छे हैं, जो बुलडॉग्स का शौक़ करते हैं उनके लिए बुलडॉग्स बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए जर्मन शेफर्ड इसलिए अच्छे हैं कि ये हमें मसरूफ़ रखते हैं, हमारी एक एक्टिविटी इनके साथ रहती है। स्पेशली अब मौसम अच्छा होना शुरू हो गया, जैसे जैसे विंटर सीज़न आ जाएगा, विंटर सीज़न में हम इनके साथ वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ट्रॉट करते हैं। हमारी अपनी फ़िटनेस भी उन्हीं की वजह से बरकरार रहती है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट में पेडिग्री और नॉन पेडिग्री फ़ीमेल या मेल बच्चे की प्राइस के हवाले से बता दो थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि मार्केट में नॉन पेडिग्री बच्चा अब बच्चे 2 तरह के होते हैं, एक स्टॉक हेयर, एक लॉन्ग हेयर। ठीक हो गया। हम लोग यूज़ करते हैं लफ्ज़ डबल कोट। डबल कोट का लफ्ज़ टेक्निकली गलत है, सारे जर्मन शेफर्ड्स डबल कोट हैं। सही है। लफ्ज़ है स्टॉक हेयर और लॉन्ग हेयर। ठीक हो गया। ठीक है। स्टॉक हेयर जिनके बाल नॉर्मल हैं, लॉन्ग हेयर जिनके बाल लंबे हैं। जो स्टॉक हेयर बच्चा इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, इधर जो अच्छी क्वालिटी का बच्चा है वो 35,000 से लेके 45,000 के दरमियान है। जो लॉन्ग हेयर बच्चा है वो 45,000 से लेके 55,000 के दरमियान है। नॉन पेडिग्री बच्चे की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग हेयर बच्चा इस वक्त कंपैरेटिवली निस्बतन स्टॉक हेयर बच्चे के ज़रा महंगा बिक रहा है। इसी तरह जो पेडिग्री कुत्ता है, अगर वो अच्छी ब्लड लाइन्स के साथ, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं और वो GSDCP के उन तमाम लवाज़मात को पूरे कर रहे हैं, तो वो मिनिमम भी 65,000 से बच्चा स्टार्ट होगा। फिर उसके पेरेंट्स की और बच्चे की क्वालिटी और कीपिंग आ जाती है। अगर एक बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से बच्चा पाला हुआ है, उसके बोन्स अच्छे हैं, बच्चे की लुक अच्छी है, तो ओबियसली उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। और एक बच्चा जो अच्छे तरीके से पला नहीं हुआ, जिसकी बोन्स वीक हैं, जो बीमार, देखने से स्किनी लुक दे रहा है, ओबियसली उसकी प्राइस भी कम होगी। नॉर्मली 65,000 से लेके 1 लाख रुपए के दरमियान एक स्टॉक हेयर कुत्ता आपको मिल जाता है, बच्चा मिल जाता है। और जो लॉन्ग हेयर बच्चा है वो नॉर्मली आपको 85,000 से लेके 1.5 लाख तक भी मिल जाता है। ठीक होगा। बच्चों में या बड़ों में आम बीमारी कौन सी है और हिफाजती इंजेक्शन आपने किन किन मौसम में लगवाने हैं? बच्चों में
जो पार्वो एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मली बच्चों को बहुत जल्दी आकर अटैक कर लेती है। सही है। इसके लिए आपको जब भी आप एक पपी लें या घर में लिटर लें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बच्चे पाल रहा हूं तो मैंने इनका वैक्सीनेशन का एक पूरा शेड्यूल रखना है। आप किसी को बच्चा दें तो आप उसको गाइड करें कि यार इसकी मैंने ये वैक्सीनेशन करवा दी है, ये मेरे पास। और जब आप वैक्सीनेशन करते हैं ना तो वैक्सीनेशन की जो आपको शीशी मिलती है बहुत, उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है। आप एक कागज़ के ऊपर वो स्टिकर यूँ पैच करके उसको साथ लगा कर उसके ऊपर बाकायदा अगर डेट मेंशन कर दें, ताकि जब आप किसी को आगे वो बच्चा फ़रोख्त करें उसको पता हो कि यार इसका फ़लाँ डेट को इसकी ये वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है, इतने दिनों के बाद अब मैंने इसकी ये वैक्सीनेशन करवानी है। हम जो वैक्सीनेशन के लिए हम जो शेड्यूल अख्तियार करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को 35वें दिन प्राइमर डॉग वैक्सीनेशन का पहला शॉट लगवा दें। उसके 14 से 21 दिनों के अंदर उसको दूसरा शेड्यूल वैक्सीनेशन का जो है वो लगवा दें हेक्साडॉग का। उसके 14 से 21 दिन के बाद उसको फिर हेक्साडॉग या यूरिकेन वैक्सीनेशन आती है मेडिकल कंपनी की, ये लगा दें। जब भी आपने एक सवाल है कि वैक्सीनेशन के दौरान आपने कोई डाइट प्लान या कोई इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं करनी है आपके माहौल में? नहीं, वैक्सीनेशन के दौरान आपको किसी भी डाइट प्लान को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। वैक्सीनेशन करने से पहले 3 दिन पहले या 2 दिन पहले बच्चों को डिवर्म करना ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर अगर कोई कीड़े वर्म्स आ रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएं और वैक्सीनेशन अपना असर पूरी तरह कर सकें। वो उसके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। जेंटल सिरप कौन सी रिकमेंड करते हैं? छोटे बच्चों के लिए जेंटल सिरप हो सकता है, कम्बेंटिन सिरप हो सकता है, कैटरस हो सकता है, वर्मॉक्स हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपने किस वैक्सीनेशन से 3 दिन पहले ही आपने हाँ बस वैक्सीनेशन से 3 दिन। ठीक है। अब नेक्स्ट बताएं, तीसरा टीका आपने कौन सा लगवाना है? यूरिकेन या हेक्साडॉग ही। सही है। ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका तकरीबन जब बच्चा 2.5 महीने का होता है तब तक ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके 3 महीने बाद आप फिर एक वैक्सीनेशन का शॉट दें, उसके बाद फिर 6 महीने बाद आप वैक्सीनेशन का शॉट दें, फिर आप एनुअली एक वैक्सीनेशन का शॉट दें, वो हेक्साडॉग या यूरिकेन का हो। सही है। और इसको रिपीट कितने बड़े जानवरों में किस तरह? 1 साल के बाद। बड़े जानवरों में 1 साल के बाद। ये तीनों रिपीट करने? नहीं, सिर्फ आपने या हेक्साडॉग या यूरिकेन में से जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। पूरा इंजेक्शन यूज़ करते हैं कि इसमें कोई सीसी पॉइंट होते हैं? वैक्सीनेशन में जिस चीज़ को सबसे बुनियादी तौर पर आपने जिस चीज़ की केयर करनी है वैक्सीनेशन लगाते वक्त, वो ये है कि जो आप वैक्सीनेशन लेके आ रहे हैं मेडिकल स्टोर से, वो आपके घर तक आते तक, आपके कुत्ते तक लगने तक एक मखसूस टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो। क्योंकि वैक्सीनेशंस का फेलियर ही तब आता है जब आप उनको एक मखसूस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं और वैक्सीनेशन ख़राब हो जाती है। फिर आप वो कुत्तों को लगाते हैं, वो अफेक्ट नहीं करती, आपके कुत्तों के ऊपर बीमारियां का हमला हो जाता है और आप कहते हैं कि यार पता नहीं मेरा कुत्ता बीमार क्यों हो गया। बुनियादी तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उससे ये सीखा है कि बुनियादी तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन करते वक्त उस टेम्परेचर को मेनटेन नहीं रखते। अब उस टेम्परेचर को हमने किस तरह मेनटेन करना है? आपने वैक्सीनेशन ख़रीदी, टेम्परेचर है उसके लिए 4 to 8 सेंटीग्रेड। सही है। आपने वैक्सीनेशन ख़रीदी, वैक्सीनेशन आप अपने साथ बॉक्स लेके जाएं जिसमें बर्फ़ हो, ऊपर से बंद हो जार, उसमें वैक्सीनेशन रखें, घर लेके आएँ। जो आप सिरिंज यूज़ करेंगे, ज़ाहिर बात है जब आपने सिरिंज खोल ली है ना, तो वो सिरिंज आपने बाहर से मार्केट से ख़रीदी है, तो उस सिरिंज का अपना टेम्परेचर उस वक्त 25 सेंटीग्रेड से ऊपर ही होगा। अगर जब आप उसको आप यूज़ करेंगे तो फ़ौरन ही वो जो टेम्परेचर, जो वैक्सीन आप नीडल्स भरेंगे तो वो उसका टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़रूर चाहिए कि आप वो जो सिरिंज है वो भी आप फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दें। सही है। ताकि जब आप वैक्सीनेशन भरें तो वो सिरिंज भी ठंडी हो, ताकि वैक्सीनेशन की फेलियर का किसी किस्म का चांस ना रहे। सही हो। और फिर कोशिश करें कि वैक्सीनेशन करते वक्त, क्योंकि हमारे इधर टेम्परेचर नॉर्मली 20 से ऊपर ही रहता है, तो कोशिश करें कि वैक्सीनेशन आप रात के टाइम करें ताकि टेम्परेचर कम से कम हो और उस वक्त आप वैक्सीनेशन करें। ठीक हो गया। कुत्तों में वैक्सीन करने के लिए कौन सा हिस्सा आपने इस्तेमाल करना है? वेन इस्तेमाल करनी है कि किस हिस्से में आपने इंजेक्शन? 1 मिनट कुत्ते इधर ही रहें, इधर कोशिश करें कि वैक्सीनेशंस आप खुद, अगर आप न्यू कमर्स हैं तो आप खुद घर में अपने 300-400 बचाने की खातिर कि मैं वेटरनरी डॉक्टर के पास जाऊंगा और मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो वो बचाने की कोशिश ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं और वैक्सीनेशन डॉक्टर से करवाएं। चाहे आप वैक्सीनेशन जो मैंने आपको तरीक़ेकार बताया खुद ख़रीदें, जाकर उसको सिरिंज में को भी उधर रखें, टेम्परेचर मेंटेन रखें। अगर डॉक्टर के पास ये सारी फैसिलिटी मौजूद हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं।
घर में भी आप लगा रहे हैं तो वो नॉर्मली जो इंजेक्शन लगेगा वो स्किन के अंदर लगेगा, यूँ स्किन उठा के इसकी स्किन में लगेगा। वैक्सीनेशन आपने इंटरमस्कुलर या आपने इसके मसल्स में नहीं लगानी। सही है। ठीक है, वेन्स या मसल्स मसल्स में या वेन्स में वैक्सीनेशन नहीं लगानी, वो आपने मांस में स्किन में लगानी। ठीक हो गया। अच्छा, जर्मन शेफर्ड आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा आप रिकमेंड करते हैं, लॉन्ग कोट या शॉर्ट कोट? देखें जी, ये बेसिक बुनियादी तौर पर तो शौक़ है, हर इंसान अपने शौक़ के मुताबिक ही इसको आगे लेके चलना है। लेकिन जो हमारा वेदर है पंजाब की हद तक, यहाँ गर्मी ज़रा ज़्यादा असरअंदाज करती है, तो इसमें स्टॉक हेयर जर्मन शेफर्ड ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं। सही है। और हर बंदे का फिर शौक़ है, हर बंदे का अपना अपना। तो जी हमें शौक़ है, हम इनसे वर्क भी करवाते हैं, इनके साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। तो लॉन्ग कोट कुत्ते के साथ आप गर्मियों में इस तरह टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जिस तरह आप स्टॉक हेयर कुत्ते के साथ कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग हेयर कुत्ता रखना है तो आपको ख़ास तौर पर उसके लिए गर्मियों में एसी रखना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर इनको चाहिए? आइडियल टेम्परेचर तो जर्मन शेफर्ड के लिए जी जितनी सर्दी पड़ जाएगी उतना ही कम है। ठीक है। लेकिन फिर भी मिनिमम भी 25 सेंटीग्रेड तो होना चाहिए। जर्मन शेफर्ड बड़े मेल या फीमेल को कितने ग्राम आपने फीड देनी है और बच्चे को कितने ग्राम फीड देनी है एक दिन में? ये अगर हम बच्चे की बात करें तो जब हम बच्चा पाल रहे होते हैं तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है हर 5-7 दिन बाद उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं। उसकी फूड की जो मिक़दार है हम हर 5-7 दिन बाद बढ़ाते रहते हैं। सही है। जिस तरह के बच्चों को पालने के लिए हम विनर प्लस का स्टार्टर यूज़ करते हैं या उसका ग्रोथ का आर्टिकल हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट हमें, बच्चे बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तो वो 20 ग्राम फूड एक दिन से हम स्टार्ट करते हैं। सही है। जब बच्चा 20-21 दिन का हो जाता है वो एक टाइम हम कोशिश करते हैं कि माँ के दूध के अलावा हम उसको दिन में 3 दफ़ा डॉग फूड दें, 3 से 4 दफ़ा। तो एक टाइम में हम उसको 5 ग्राम डॉग फूड देते हैं। हम हर रोज़ फूड 2-2, 3-3 ग्राम बढ़ाते रहते हैं। जब बच्चा तकरीबन 35-40 दिन का हो जाता है तो बच्चा 125 से 150 ग्राम डॉग फूड तक चला जाता है। ठीक है। बड़े मेल फीमेल। और इसी तरह जब एक अडल्ट कुत्ता है तो उसके डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सी खुराक डाल रहे हैं, क्योंकि खुराक में प्रोटीन और फैट और बाकी जो लवाज़मात है उनका जो लेवल है और खुराक की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। अब हम एक आर्टिकल है परफॉर्मेंस का विनर प्लस का, अगर हमने वो एक अडल्ट कुत्ते को देना है जिसका वेट, अगर फ़ीमेल है तो उसका वेट 28 से 32 किलो के दरमियान है, तो फ़ीमेल के लिए वो 350 से 400 ग्राम डॉग फूड बहुत है डेली की। अगर मेल है और मेल का वज़न 35 kg से लेके 45 kg के राउंड अबाउट है तो उसको 400 से लेके 600 ग्राम डॉग फूड डेली की चाहिए। बाकी जब आप बच्चा पाल रहे हैं तो बच्चे को योगर्ट दही लाजमी डेली दें, हर खुराक के बाद थोड़ा सा उसको दही लाजमी डालें ताकि उसका हाजमा दुरुस्त रहे। मैदा दुरुस्त तो सारी चीज़ें दुरुस्त, कोई बीमारी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। लास्ट पे आवाम के लिए रहनुमाई, अमजद साहब बड़ा अच्छा शो कर रहे हैं, बड़े अच्छे इनके पास जानवर हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है, आपके पास बहुत अच्छे जर्मन शेफर्ड मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है लेकिन उनको अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। आपके ख्याल क्या रिकमेंड करते हैं, क्या आपके पास सजेशन है कि किस तरह कौन से स्टेप से हम अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, जानवर भी अच्छे हों, बिज़नेस भी बन जाए, शौक़ का शौक़ भी हो जाए? आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं ना तो आप उससे सबसे पहले उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि मैं इतनी इन्वेस्ट करूंगा और उससे मैं इतना आउटपुट ले लूँगा। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें कि ये एक शौक़ है और ये जानदार हैं। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट आपका है कि हमने इससे आउटपुट किस तरह लेना है। हाँ, ये एक अच्छा बिज़नेस है, इसके लिए ख़ास मिनिमम एक ख़ास रकम दरकार है कि आपके पास इतने कुत्ते होने चाहिए, फिर उससे आप आगे चल सकते हैं। अगर आपने कमाना है इसमें तो आप इसे साइड बिज़नेस के तौर पे बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे भी जोड़ सकते हैं। कम से कम आपके पास भी अगर आपने रखने हैं तो कम से कम आपके पास अगर आप एक घर में कुत्ते रख रहे हैं तो कम से कम आपके पास 2 फीमेल्स और 1 मेल होना ज़रूरी है। ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि आप कहेंगे कि मैं साल के बाद इसका मैं ख़र्चा निकालूँ तो मुझे कुछ आउटपुट हो जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रहनुमाई फ़राहम करने वाला इंसान आपके साथ मुखलिस है और आप उसके साथ मुखलिस हैं। जब 2 मुखलिस दोस्त, 2 मुखलिस अशख़ास आपस में मिलकर काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। ज़बरदस्त।
दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एडवोकेट साहब का, चौधरी अमजद साहब का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, वीडियो के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, मेंशन कर देंगे। आप इनसे 24 घंटों में जिस मर्ज़ी वक्त में आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपको हमारे तवस्सुत से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे सेटअप पे अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह निगहबान।